शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा। इन जातकों में एक बहुत बड़ा गुण होता है और एक बहुत बड़ी कमजोरी इनकी होती है, या कमी कह सकते हैं। हम वह आपको बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखें। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के क्रम में हम लोग भावों को, राशियों को, नक्षत्रों को क्रमशः पढ़ते चले आ रहे हैं और क्रमशः पढ़ते पढ़ते आज हम पाठ संख्या 69 यानी कि 69 तक पहुंच चुके हैं। इससे पूर्व के हमारे जो भी वीडियोस हैं, जो कि हमने भावों में, राशियों में और नक्षत्रों में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, वह सभी वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। अनुरोध है कि क्रमबद्धता से देखें ताकि ज्ञान की क्रमबद्धता भी बनी रहे। और यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी उपयोगी लगती है, हमारे पाठों में, हमारे वीडियोस में अगर आपको जानकारी उपयोगी लगती है और लगता है कि कहीं ना कहीं हम गहराई को छू पा रहे हैं, तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। हम वीडियोस आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, वह वीडियोस कभी कभी पुनरावृत्ति में और कभी कभी सामान्य बातों में ही लंबे हो जाते हैं। तो इसलिए हमने यह निश्चय किया है कि हम बहुत आवश्यक होगा तभी किसी बात की पुनरावृत्ति करेंगे, अन्यथा नहीं। आज हम जो विषय ले रहे हैं वह है हमारा राशि या लग्न परिचय, जहां हम वृश्चिक राशि को या लग्न को समझेंगे और उससे संबंधित जो जातकों के गुण, धर्म, प्रकृति, नेचर, व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा और क्या उनके अंदर देखने को मिलेगा, वह सब हम यहां वृश्चिक लग्न में समझेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने बोला, पाठ संख्या 69 वृश्चिक राशि या लग्न, इसका विस्तारीकरण 210 डिग्री से लेकर 240 डिग्री तक होता है ब्रह्मांड के अंदर, और इस राशि का स्वामी मंगल है। यह जल तत्व की राशि है और हम इसके गुण, तत्व, प्रकृति आपको बता देते हैं कि सबसे पहली बात, जब हम वर्ण की बात करते हैं तो यह क्षत्रिय वर्ण की राशि है। कहीं कहीं इसे ब्राह्मण वर्ण से भी माना गया है, क्योंकि हमारे जितने भी शास्त्रकार हुए हैं, कई शास्त्रकारों ने अपने अनुभव के तौर पर अपने हिसाब से इसके गुण, तत्व, प्रकृति रख दिए हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वह नहीं बदलती हैं। तो हम इसे क्षत्रिय वर्ण का मानते हैं। अगर ब्राह्मण वर्ण की बात आएगी तो वहां भी हम कुछ बातें सभी में होती हैं, क्षत्रियों में भी होती हैं, ब्राह्मणों में भी होती हैं, वह बातें होती हैं। तो ब्राह्मण वर्ण से हम ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान बांटने की बात करते हैं, तो हम ज्येष्ठा नक्षत्र में देखते हैं, हम अनुराधा में भी देखते हैं। और जब हम क्षत्रिय वर्ण की बात करते हैं तो हम क्षत्रिय वर्ण से रक्षा करने वालों की बात करते हैं, जो दूसरों की रक्षा करते हैं, जो युद्ध लड़ते हैं, या हम कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़े में पारंगत होती है। तो मंगल से हम यहाँ उस बात को समझते हैं, तो हम क्षत्रिय वर्ण को मानते हैं। तो इसका वर्ण क्षत्रिय है। जब हम लिंग की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है, राशि या लग्न में हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि दोनों लिंग उनके समता और विषमता के ऊपर निर्धारित किए गए हैं। यानी कि यदि सम राशि है तो वह स्त्रीलिंग होगी। तो यहाँ भी चूंकि 8 नंबर सम राशि है, सम लग्न है, तो यहाँ इसका लिंग स्त्री है। अगर हम दिशा की बात करते हैं तो यह राशि उत्तर दिशा से जुड़ी हुई है। जब हम इसके गुण की बात करते हैं तो यह राजसिक गुण वाली राशि है। तो यहाँ आपको जातकों के अंदर उस प्रकार के गुण दिखाई देंगे, यानी हम यहाँ भोग विलास की बात भी करेंगे, उच्च पद की बात भी करेंगे, राजाओं की तरह जीने की बात भी करेंगे। तो यह राजसिक गुण की राशि है।
जब हम तत्व की बात करते हैं तो यह जल तत्व की राशि है और जल तत्व उत्तर दिशा से जुड़ा हुआ रहता है। प्रकृति की बात करें तो यह कफ प्रकृति की राशि है। तो हर राशि को हमने पदों में भी विभाजित किया हुआ है, द्विपद, चतुष्पद, बहुपद। तो यहां राशि बहुपद है। बहुपद क्यों है? क्योंकि इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह है बिच्छू, और बिच्छू के बहुत से पैर होते हैं, इसलिए यहां इसे बहुपद की श्रेणी में रखा गया है। और प्रतीक चिन्ह से भी आप समझ सकते हैं कि बिच्छू का जो प्रकृति होती है वह बिच्छू की प्रकृति इन जातकों में भी देखी जा सकती है। यानी अपने डंक मारने की जो प्रवृत्ति है वह यह जातक नहीं छोड़ता, यानी बदला लेने की भावना भी इन जातकों में देखी जाती है। जब हम राशि के उदय की बात करते हैं तो यह शीर्षोदयी राशि है। जब हम प्रश्न लग्न खोलते हैं, किसी के प्रश्न का उत्तर देते हैं, प्रश्न कुंडली बनाते हैं, तब वहां इस श्रेणी की बात होती है। शीर्षोदयी, पुष्टोदयी और उभयोदयी, यह सब वहां के टर्म्स हैं। तो हम वहां जब पहुंचेंगे तो उस जगह पर हम इनको किस प्रकार प्रयोग करते हैं वह उस जगह पर बात करेंगे। जब गण की बात करते हैं तो कीट गण में आता है, क्योंकि बिच्छू इसका प्रतीक चिन्ह है, इसलिए बिच्छू को कीटों में रखा गया है, तो यह कीट गण में आता है। जब हम इस राशि के स्वभाव की बात करते हैं तो यह स्थिर स्वभाव की राशि है, स्थिर स्वभाव का लग्न है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो मुहूर्त होते हैं उसके अंदर वृश्चिक लग्न को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। और जब बल की बात करते हैं तो यह दिवाबली है, यानी दिन के समय पर बली राशि है। अब हम इसके जो जातक हैं वह किस प्रकार के होंगे वह समझने की कोशिश करते हैं। यहां भावुकता है, साहस है, चातुर्य है, हंसमुखता भी है। तो यहां हम नक्षत्रों को नहीं भूल सकते हैं। यहां इन 3 नक्षत्रों की ऊर्जाएं इस राशि के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। विशाखा के अंतिम चरण की, अनुराधा के चारों चरणों की और ज्येष्ठा के चारों चरणों की ऊर्जाएं इस राशि के अंतर्गत दिखाई देती हैं। तो हम हंसमुखता की बात करते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, ये खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि इनोवेशन करना, नई नई चीजों की खोज करना, तो कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते हैं। यह इस प्रकार के जातक होते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व होता है इनका, और किसी पर भी अपना पूरा प्रभाव छोड़ने का इनका बहुत अच्छा गुण होता है। बहुत जल्द ही यह दूसरों पर प्रभाव डाल देते हैं। यानी इनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होता है कि आप उसे चुंबकीय आकर्षण की श्रेणी में रख सकते हैं। यह अपने दुश्मनों से भी काम निकाल लेते हैं। दुश्मनों से काम निकालने का तात्पर्य यह है कि जब इन्हें किसी से काम होता है तो चाहे वह इनका दुश्मन भी क्यों ना हो, यह उसे भी अपने जाल में फंसा लेते हैं या अपनी बातों में ले लेते हैं, रहेंगे उससे अपना काम निकलवाने के लिए। तो इन्हें काम निकलवाना आता है। इन जातकों के जीवन में गुप्तता विशेष तौर पर देखी जाती है। यह अपने सारी बातों को गुप्त रखते हैं। ज्यादातर इनके कार्य सीक्रेटिव होते हैं, यानी कि गुप्त होते हैं, और गुप्तता इनके गुण में पाई जाती है। लेकिन ये भोले होते हैं। अगर इनकी कोई बात पकड़ी जाए या इनकी गुप्तता कहीं खुल जाती है तो फिर सिर्फ उतनी ही बात नहीं, या पूरी की पूरी बात, यानी पूरी किताब अपनी खोल कर रख देती है। यह जातक जल्द उग्र हो जाते हैं, अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। और यदि प्रेम की बात की जाए तो इन जातकों के जीवन में प्रेम देखा जाता है, क्योंकि 2 ही ग्रह हैं जो व्यक्ति में कामुकता देते हैं, प्रेम देते हैं। हम 2 ही ग्रह कहने का तात्पर्य यह है कि 2 विशेष ग्रह हैं। एक है मंगल, तो वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, और दूसरा जहां से हम भोग विलास की बात करते हैं, जो हमने बात की थी पिछले वीडियो में, सप्तम भाव। तो सप्तम भाव का स्वामी है शुक्र, और वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वालों के यह दोनों भाव एक्टिव होते हैं, और दोनों ही ग्रह बहुत ही विशेष घरों के मालिक होते हैं। इसलिए इन जातकों में प्रेम की भावना देखी जा सकती है, प्रेम में समर्पण की भावना देखी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि यहां इन जातकों में भोग विलास की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। यह जातक किसी भी परिवार में जन्म ले, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, लेकिन जिस भी परिवार में जन्म लेते हैं वह परिवार इन्हें संस्कार प्रदान करता है, यानी कि परिवार संस्कारी होता है।
यह जातक अपने जीवन साथी या अपने प्रेमी प्रेमिका इनके प्रति बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, कभी भी उनके भूतकाल को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन वर्तमान में उनसे यह पूर्ण निष्ठा चाहते हैं। यह जातक किसी की बात नहीं सुनते हैं, स्वयं की बात सर्वोपरि रखते हैं, यानी कि अपनी इच्छा से ही कार्य करते हैं, अपनी पसंद का कार्य करते हैं, और अगर इन्हें किसी प्रकार से रोका टोका जाए तो यह उग्रता को धारण कर लेते हैं और अपनी पसंद के कार्य करने में कई बार इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि यह सीखते भी अपनी गलतियों से ही हैं। यदि इनको पहले से कोई इनकी गलतियां बताएगा तो इन्हें समझ में नहीं आता है। जब यह गलती करते हैं, ठोकर खाते हैं, उससे सबक लेते हैं, तभी ये अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं, लेकिन तब तक यह बहुत कुछ नुकसान में आ चुके होते हैं। अगर विशेष तौर पे देखा जाए तो वृश्चिक राशि या लग्न के जातक जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आए हुए, यानी कि ईश्वर ने इन्हें जो भेजा है वह जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाने के लिए भेजा है जो यह अपने जीवन काल में कर दिखाते हैं। इनका उद्देश्य भी कुछ बड़ा करने का होता है। यह हमेशा सर्वोच्च की ओर ध्यान देते हैं। सर्वश्रेष्ठ बनना इनकी एक हार्दिक इच्छा होती है। यह सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं और उसके लिए प्रयत्न लगातार करते रहते हैं। अब हम इन जातकों को यदि लग्न या राशि के अनुसार समझें तो जैसा कि आपने देख लिया कि यहां 8 नंबर लिखा हुआ है तो यह इसका लग्न है, और यदि यह 8 नंबर कहीं भी लिखा हो, चंद्र वहां बैठा हो, तो वह उसकी राशि कहलाती है। तो इसलिए हम लग्न या राशि, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में जातक के जीवन में इसका प्रभाव तो रहेगा ही है। अब हम जितनी भी बातें यहां आपको बता रहे हैं उनके अंदर परिवर्तन भी आते हैं। वह परिवर्तन कब आते हैं? जब लग्न वृश्चिक का हो और राशि कोई और हो जाए, तो उस राशि के गुण और वृश्चिक के गुण आपस में एक सामंजस्य बिठाते हैं, और आप स्टार वॉर कह सकते हैं इसे। उन ग्रहों में जो अधिक बलशाली होता है उसके गुण इनके अंदर अधिक दिखाई देते हैं। तो यहां अभी हम सिर्फ वृश्चिक लग्न की बात कर रहे हैं या वृश्चिक राशि की बात कर रहे हैं, आप उससे समझिए। जब हम किसी कुंडली को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उस कुंडली में हम देखेंगे कि वृश्चिक लग्न है और राशि कुछ अन्य है, तो उन दोनों के गुण तत्व को किस प्रकार सामंजस्यता में लाना है, यह हम वहां समझेंगे। और क्या क्या चीजें हम वहां समझ सकते हैं, यह भी हम देखेंगे। तो यहां वृश्चिक लग्न है, तो वृश्चिक लग्न में द्वितीय भाव धनु राशि का है, यानी कि गुरु की ऊर्जा यहां प्राप्त होती है। तो गुरु की ऊर्जा से ही हम संस्कारों की बात करते हैं। धनु राशि है, गुरु की ऊर्जा है, तो यहां संस्कारों की बात की जा सकती है। तो जातक में संस्कार होते हैं, एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म हुआ होता है। जब हम तृतीय भाव की बात करते हैं, यहां मकर की ऊर्जा है, मकर की राशि से शनि की ऊर्जा है। तो मकर राशि से जो शनि की ऊर्जा आती है वह इन्हें अच्छे मित्र देती है, अच्छे छोटे भाई बहन देती है, लेकिन छोटे भाई बहनों से इनका कुछ ना कुछ मनमुटाव रहेगा या दूरी बनी रहेगी। चतुर्थ भाव माता का होता है। माता के साथ साथ भूमि, भवन, वाहन, सुख, इन सब बातों को हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। और चतुर्थ भाव यहाँ कुंभ राशि के शनि की ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो कुंभ राशि के शनि यहाँ इनको सभी कुछ देता है, माता का प्रेम भी देता है, माता का आशीर्वाद भी देता है, और यह जातक माता के आशीर्वाद से, माता के सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं। यहां इन्हें भूमि, भवन, वाहन, हर चीज का सुख प्राप्त होता है, क्योंकि इनका लग्नेश मंगल है। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में कहीं कुछ कमी हो सकती है, वह हम जब इस भाव को कुंडली लगा के समझेंगे तब उन बातों को समझ लेंगे, उन कमियों को समझेंगे। पंचम भाव मीन राशि का है। मीन राशि यानी गुरु की ऊर्जा, और मीन राशि से गुरु की ऊर्जा, तो यहां हम अत्याधिक ज्ञान की बात कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान, मंत्र ज्ञान और आध्यात्मिकता के बहुत उच्च स्तर तक पहुंचने की बात यहां कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यहां से प्रथम संतान की बात करते हैं, तो प्रथम संतान भी ज्ञानवान होगी, समझदार होगी। यह इन जातकों के जीवन में
हो सकता है। जब हम षष्ठम भाव की बात करते हैं, जहाँ से हम रोग, रिपु, ऋण की बात करते हैं, तो यह मेष राशि है। यहाँ से पुनः मंगल की ऊर्जा प्राप्त होती है और मंगल लग्नेश भी होता है, राशि स्वामी भी हो सकता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं मंगल इन्हें पूरा सपोर्ट देता है। रोगों के लिए हम यहाँ शनि को देखते हैं और शत्रुओं के लिए और ऋण के लिए हम मंगल को देखते हैं। तो यहाँ जातक को ऋण मिलने में आसानी होती है, ऋण प्राप्त होता है, ऋण चुकता भी है। और संघर्षों की बात करें तो जीवन में संघर्ष भी बहुत अधिक होते हैं। यह नौकरी का भाव होता है, तो नौकरी में इन जातकों को अक्सर जहां कार्यस्थल होता है वहां संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। और संघर्ष भी ऐसे वैसे नहीं, यह श्रेष्ठ होने के लिए अपना कार्य करते हैं, लेकिन श्रेष्ठता का श्रेय कोई और ले जाता है। तो वहां इस संघर्ष को इस प्रकार से समझ सकते हैं। जब हम सप्तम भाव की बात करते हैं, सप्तम भाव जाया भाव पत्नी का भाव होता है, बिजनेस पार्टनर का भाव होता है, भोग विलास का भाव होता है। तो यहां से शुक्र की ऊर्जा प्राप्त हो रही है और शुक्र भोग विलास को बढ़ावा देने वाला ग्रह है। तो यहां जातक कामी होता है, भोगी होता है, कामुकता अधिक देखी जा सकती है, विलासिता अधिक देखी जा सकती है, शौक बड़े हो सकते हैं और अक्सर इन जातकों के होते भी हैं। तत्पश्चात हम अष्टम भाव से बात करें तो अष्टम भाव यहां मिथुन का है। मिथुन राशि से बुध की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अष्टम भाव से हम गुण ज्ञानों की बात करते हैं, गणित की बात कर सकते हैं, क्योंकि गहरा ज्ञान, गुप्त ज्ञान, तो गुण विद्याओं की बात करते हैं हम। तो गुण विद्याओं में कई ऐसे भी विद्याएं हैं जो तंत्र, मंत्र, यंत्र से जुड़ी हुई हो सकती हैं। खोजी प्रवृत्ति की बात कर सकते हैं, बुद्धि है, बुद्ध की बुद्धि है, तो खोजी प्रवृत्ति की बात कर सकते हैं। और खोजी प्रवृत्ति में भी हम इनकी वैज्ञानिकता की बात कर सकते हैं, इनोवेशन की बात कर सकते हैं, इनोवेटिव होने की बात कर सकते हैं। तो यह जातक उस प्रकार के होते भी हैं। जब हम नवम भाव में आते हैं तो यहाँ नवम भाव में हमें कर्क की ऊर्जा प्राप्त होती है और कर्क से हमको चंद्र की ऊर्जा प्राप्त होती है। पिता से इनका जो जुड़ाव होता है वह बहुत ही भावुकता का जुड़ाव होता है, पिता के प्रति यह भावुक होती है। हाँ, यह अलग बात है कि इन जातकों को अक्सर पिता से दूर रहकर ही सफलता प्राप्त होती है, इसलिए यह दूर जाते हैं। पिता से इनकी दूरी हो सकती है कार्य के चलते, लेकिन यहां चंद्र की राशि है और चंद्र की राशि यानी कि चंद्र की ऊर्जा, तो चंद्र की ऊर्जा इन्हें भावुक बनाती है पिता के प्रति। यह धर्म की राशि है, तो हम यहां धर्म की बात कर सकते हैं। चंद्र है, इन्हें ज्ञान देता है और यह सर्वश्रेष्ठता की ओर अग्रसर होती है। दशम भाव की बात करें तो यहाँ सिंह की ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है। तो सूर्य की ऊर्जा है तो प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले होंगे। यह जातक अक्सर हर कार्य में प्रशंसा प्राप्त करते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं आप शासकीय पदों में भी देख सकते हैं, क्योंकि मंगल की ऊर्जा यहाँ और सूर्य की ऊर्जा यहाँ, तो यह अधिकतर शासकीय क्षेत्र में दिखाई देते हैं। इन्हें शासकीय सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। जब हम लाभ भाव की बात करते हैं यानी कि 11वें भाव की, तो यहां कन्या राशि है। कन्या राशि से हमें बुध की ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो कन्या राशि के बुध की ऊर्जा यहां इन्हें जीवन के उत्तरार्ध में धन कमाने की लालसा देती है और सफलता की ओर ध्यान देती है। यानी कि जीवन भर जो संघर्ष इन्होंने किया है, जीवन के उत्तरार्ध में इनके पास एक ही ध्येय रह जाता है, धन कमाना है और सफल होना है। यह इन जातकों में अक्सर देखा जा सकता है। एक विशेष उम्र के बाद आप यह बात विशेष रूप से इन जातकों में देखेंगे। तत्पश्चात हम व्यय भाव की बात करें, यहां आकर हम जातक के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। व्यय भाव, इसे शय्या सुख का भाव भी कहते हैं, यह मृत्यु का भाव भी है और यहां शुक्र की राशि है तुला। अब तुला राशि की बात करते हैं तो शुक्र की ऊर्जा की बात करते हैं, और जब शुक्र की ऊर्जा की बात करते हैं तो हम भोग विलास की बात करते हैं, शय्या सुख की बात करते हैं। यानी कि हम भोग विलास में शय्या को जब जोड़ते हैं तो हम इन जातकों को कहीं ना कहीं यौन आनंद की ओर झुका हुआ देख सकते हैं। इनके जीवन में प्रेम है, कामुकता है,
तो फिर शैया सुख की बात करना जायज़ है। तो यहाँ शैया सुख देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आध्यात्मिकता की बात भी होती है। यह जातक अपने जीवन के उत्तरार्ध में धर्म की ओर अग्रसर होते हैं, और ना सिर्फ अग्रसर होते हैं, धर्म पर यह बहुत अच्छी पकड़ बनाते हैं और आध्यात्मिकता में यह बहुत ही उच्च स्तर तक ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहां 12वें भाव से हम यह बात भी समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन जातकों में अगर विशेष तौर पे देखा जाए तो बहुत अत्यधिक कामुकता होती है, और यदि जीवन साथी इनकी ऊर्जा के बराबर पे ना आ पाए या इनकी ऊर्जा के अनुसार व्यवहार ना कर पाए तो इनके अनैतिक संबंधों की ओर कदम बढ़ सकते हैं, और अक्सर देखा गया है, अनुभव में है कि ऐसा होता भी है। अब अगर हम इनकी बात करें कि इनकी जो सबसे बड़ी कमी है वह क्या है, इन जातकों की सबसे बड़ी कमी है इनका क्रोध, कामुकता और मतलबीपन। यह इनकी सबसे बड़ी कमी होती है। और यदि हम इन जातकों की सबसे बेहतरीन खूबियों की बात करें तो वह इनके अंदर होती है समर्पण की भावना, प्रेम की पराकाष्ठा, अपने से कमजोरों की मदद करना, उनका सहारा बनना और उनके लिए सुरक्षा का इंतजाम करना, यह इन जातकों में बहुत बड़ी खूबी होती है। यह हमारी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न की बात थी, और हम यहाँ भरपूर कोशिश करते हैं कि जितना भी अधिक से अधिक हम पहलुओं को जोड़ते हुए जातकों को समझ सकें। अगर आप इन सभी पहलुओं को बहुत ही विशेष तौर पर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जातक आपके सामने आकर बैठे और बात करना प्रारंभ करे, आपको उसकी कुंडली देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और आप जातक को समझ जाएंगे। हाँ, उसके प्रश्न के लिए, उसकी समस्याओं के लिए, उसकी जो भी क्वेरीज हैं उनके लिए वह आपसे जब प्रश्न करेगा तो आपको कुंडली खोलनी ही होगी, लेकिन आप बहुत सी बातों को पूर्व में ही समझ सकते हैं, क्योंकि यह एक ज्योतिष का गुण होता है और यह अनुभव से और लगातार प्रैक्टिस से आता है। उम्मीद है कि जो जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई है वह आपको उपयोगी लगेगी, और यदि आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। और यदि आपको उपयोगी नहीं लगी यानी कि अनुपयोगी लगी, तब भी दोनों ही परिस्थितियों में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ताकि हम अगर कोई कमी है तो उसे सुधार सकें। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो वह भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप किसी भी माध्यम से हम तक पहुंचाएं या कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा। केवल कुंडली विश्लेषण की जब आप बात करेंगे तब हम एक निर्धारित शुल्क की बात करेंगे, अन्यथा किसी प्रकार के शुल्क की बात हम नहीं करेंगे। आने वाला वीडियो हमारा मूल नक्षत्र का होगा। हम मूल नक्षत्र को वही 3 भागों में विभक्त करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पहले भाग में हम मूल नक्षत्र को समझेंगे, उससे जुड़े हुए पहलुओं से नक्षत्र के अंदर की ऊर्जाओं को समझेंगे। द्वितीय भाग में उन्हीं पहलुओं से हम जातक को विश्लेषित करेंगे, और तृतीय भाग में हमेशा की तरह हम 4 चरणों में जातकों को वर्गीकृत करके अलग अलग समझेंगे। तो मूल नक्षत्र के वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं